तो हमने पिछले वीडियो में आधुनिक काल का परिचय प्रकरण 1 ख़त्म कर दिया है। इसमें हमने देख लिया कि आधुनिक काल में पूर्व गद्य की जो अवस्था थी वो क्या थी। तो इस गद्य के विकास में देख सकते हैं हम कि ब्रजभाषा गद्य में विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार मंडन, गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, वैकुंठमणि का अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, सूरत मिश्र का बैताल पचीसी और लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी वचनिका की भाषा, ये ब्रज भाषा में गद्य का आरंभिक विकास मिला था। और उसके बाद थोड़ी बहुत रचनाएं जैसे वैष्णव वार्ता के बारे में शुक्ल जी ने बताया। फिर जानकी प्रकाश प्रसाद की रामचंद्रिका पर जो टीका लिखी गई है उसके बारे में उल्लेख किया। वहीं सरदार कवि ने रसिक प्रिया पे, सतसई पे टीकाएँ रची। ये था गद्य का जो ब्रजभाषा में विकास था। फिर हमने देखा कि खड़ी बोली गद्य में क्या क्या चीज़ें हुई, जिसमें खुसरो से लेकर कह सकते हैं कि आदिकाल का जब आरंभ होता है, ये भोज के समय से हमीर देव के समय तक, संवत 1050 से 1375 तक, उसमें भी भला हुआ जो मारिया प्राचीन रूप पद्यों में मिल जाता है। फिर खुसरो के यहाँ मिल जाता है। उसके बाद भक्ति काल में खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सधुक्कड़ी भाषा में कबीरदास ने किया। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। फिर अकबर के समय में कवि गंग चंद छंद बर्मन की महिमा, जिसमें नाथ शाही जी का प्रयोग और अकबर शाही जी का प्रयोग है। उसके बाद ये सब देखने के बाद फिर राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ को साफ सुथरी खड़ी बोली के रूप में पाया संवत 1798 में। तब शुक्ल जी ने इनको गद्य की प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना, जिसमें परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक है ये भाषा योग वशिष्ठ। फिर लल्लू लाल जी के और सदा सुख ने भी कुछ चीज़ें संस्था से जुड़ने से पहले की। यहाँ पे दौलत राम ने जैन पद्य पुराण का जो भाषा अनुवाद किया। ये सारे गद्य में कहते हैं, ये प्रश्न जो पूछा गया कि अंग्रेजी प्रेरणा गद्य से चली, लेकिन आविर्भाव अंग्रेज़ों से नहीं समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने ही उसका किया। जिस समय अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा भारत में हुई, खड़ी बोली का व्यवहार जो है शिष्ट भाषा में हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। इनमें हिंदी उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। हालांकि इस संस्था के स्थापना के पहले ही कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी, जिनमें भाषा योग वशिष्ठ पदम पुराण तो था ही, प्लस में मुंशी सदा सुखलाल की एक पुस्तक थी और इंशाअल्लाह की रानी केतने की कहानी थी। प्रेरणा भले ही अंग्रेज़ों से मिली खड़ी बोली गद्य को, पर प्रादुर्भाव इनसे अंग्रेज़ों से नहीं हुआ। फिर हमने सदा सुख नियाज के बारे में देखा। इन्होंने विष्णु पुराण से एक प्रसंग लेकर लिखा, मुंतक बुत वारीख लिखा। उसके बाद कथावाचक पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक खड़ी बोली का रूप, जिसमें संस्कृत का पुट बराबर रहता था, तो संस्कृत मिश्रित हिंदी उर्दू वाले भाषा कहते थे। इसके बाद सदा सुख ने रस्म रिवाज भागा का उड़ गया है, ये बातें कहीं। इंशाअल्लाह खां के बारे में उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा। इसमें भी लिखा कि इसके बारे में ऐसा लिखते हैं कि एक दिन बैठे बैठे अपने पर ध्यान चढ़ी कि कहानी कुछ ऐसी कहें जिसमें हिंदेवी की छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। तो ये सारी चीज़ें लिखी। उसके बाद खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर जो है घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री थे, तो चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि हिंदी में कविता हुई कहाँ है। सूर तुलसी बिहारी ने जिसमें कविता कही वह तो भाखा हिंदी है, मतलब संस्कृत निष्ठ हिंदी। उसके बाद इंसान ने अपने भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की बात कही, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की को बाहर की भाषा कहा है, ब्रज और अवधी को गंवारी कहा है, और भाखापन को संस्कृत के शब्दों का मेल बताया है। इस तरीके से इन्होंने चीज़ें लिखी। आरंभ के चारों लेखकों में इनसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार थी, ये हमने देखा। उसके बाद लल्लू लाल जी के बारे में देखा कि प्रेम सागर जो है, इन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश पर खड़ी बोली में प्रेम सागर जो है लिखा, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। बैरक शब्द का जो है अर्थ झंडा है, जिसमें शिव जी के एक ध्वजा बाणासुर को दे के कहा कि इस बैरक को ले जाएं। लल्लू लाल जी की भाषा व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली थी, और कवि गंग से इनका अंतर भी थोड़ा सा बताया है। मुहावरों का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं।
उसके बाद लल्लू लाल जी के बारे में विशेषता ये थी कि इन्होंने उर्दू, खड़ी बोली और ब्रज तीनों में पुस्तकें लिखी और संस्कृत प्रेस का भी इन्होंने मतलब संस्कृत प्रेस भी लिखा और लाल चंद्रिका की बिहारी सतसई पर टीका भी प्रसिद्ध है। माधव विलास, सभा विलास नाम से ब्रज भाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित कराए। लल्लू लाल जी की विशेषता ये भी है कि इन्होंने राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियाँ पद्य में जो लिखी जा चुकी थी, ब्रज भाषा गद्य में उसका अनुवाद किया। राजनीति नाम से पुस्तक थी लेकिन इसमें हितोपदेश की कहानियाँ थीं। फिर सदर मिश्र को हम लोग ने पढ़ा कि नासिकेतोपाख्यान इन्होंने लिखा। इन्होंने व्यवहार प्रयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और खड़ी बोली का व्यवहार किया, लेकिन फिर भी ब्रज भाषा के कुछ रूप, पूर्वी भाषा के कुछ रूप स्थान स्थान पर मिलते हैं। ब्रज भाषा में फूलन के बिछौने, चौदिस, ये सारी चीज़ें थी। अब आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा पूरा आभास मुंशी सदाशुक और सदल मिश्र में ही मिलता है, पहले और आखिरी लेखक में। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि संवत 1860, जिसको हमने 1803 ईस्वी पढ़ा, लगभग गद्य का प्रवर्तन तो हुआ पर साहित्य की अखंड परंपरा उस समय नहीं चली। हालांकि बोली भाषा में अपना जगह बना रही थी। तो 1803 से लगभग 1857 के बीच जो अखंड परंपरा नहीं चली, लेकिन साहित्य की अखंड परंपरा का जो धारा नहीं बही, लेकिन जो परंपरा विकसित हुई उसका जो कह सकते हैं लाभ जो है वो ईसाई धर्म के प्रचारकों ने उठाया। मतलब संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उस समय, यदि किसी ने उसका लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपना मत जो है जनता के बीच मतलब फैलाने के लिए उन्होंने ये सब किया। विलियम केरे और कई अंग्रेज जो इंजील का अनुवाद किए, उत्तर भारत में कई भाषाओं में हुआ। बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया है। नए धर्म नियम ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इस बीच इन चारों लेखकों के बाद जो चीज़ें क्रमबद्ध रूप में चली, वो कह सकते हैं ईसाई पादरियों ने और इन लोगों ने प्रेस की स्थापना की। जैसे आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी, जिसने कई पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया। जैसे प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से किया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। और फिर श्रीरामपुर प्रेस में दाऊद के गीते नाम से चीज़ें हुई। बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश, पंडित भट्ट ने भूगोल सार। तो इस तरीके से मिर्ज़ापुर में ईसाइयों ने आरफन प्रेस खोला और कई पुस्तकें आसिया और जान, भजन देसी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए, जो अब भी गाए जाते हैं। मतलब कुल मिला के सारांश ये है कि हिंदी के जो गद्य का प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग है। शिक्षा संवर्धन पुस्तकें तो पहले उन्होंने ही तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। तो कुल मिला के ये बात यहाँ तक हुई। और फिर धीरे धीरे जब कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव जो है हिंदुओं की जनसंख्या पर पड़ा और एक शिक्षित वर्ग तैयार होता है, जिसमें राजा राम मोहन राय और इन्होंने अपना ब्रह्म समाज की नींव रखी और जो है बंगदूत नाम से संवाद पत्र भी निकाला। कुल मिला के जब ईसाई धीरे धीरे करके अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे थे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तब राजा राम मोहन राय जैसे अनेक स्वामी दयानंद और भी सब लोग, एक शिक्षित वर्ग बना जिन्होंने गलत को गलत तो कहा ही, साथ ही जो है जो चीज़ें ईसाई धर्म प्रचारक अपने धर्म के बारे में गलत बोल रहे थे उनका खंडन भी किया और अपनी प्राचीन शिक्षा को सबके बीच जो है प्रसार भी किया। तो इसी के साथ जब ईसाइयों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, कई छापे खाने खोले गए, तो उसी में समाचार पत्र भी निकलने लगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है पंडित जुगल किशोर जो कानपुर के रहने वाले थे, उद्दंड मातन नाम से निकाला और ये वर्ष चलकर बंद हो गया सहायता के अभाव में। खड़ी बोली का कोई इसमें मध्य देशी भाषा कहा गया, इसमें ओ शब्द का ज़्यादा उपयोग है। प्रश्न में पूछा जा सकता है क्योंकि इस पे बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पे बहुत सारे फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो उदाहरण भी दिया जा सकता है। फिर रीतकाल के समाप्त होते होते जैसे अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था, इसी तरह देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन होने लगा, क्योंकि मैकाले और राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई इनकी सहायता से।
संस्कृत पाठशाला मदरसा भी बने। मैकाले अंग्रेज़ी भाषा को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। अंग्रेज़ी की शिक्षा व्यवस्था हो जाने पर फिर अदालती भाषा जो फ़ारसी थी उस पे भी बहुत सारी कानून पारित हुए, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ां जो है इतने पक्षधर थे कि हिंदी को बहुत ही निगलेक्ट किया गया, जिस तरीके से वो हम देख आए हैं। तो जो थोड़ी बहुत देसी भाषा जो है बची थी वो तुलसी और मानस की चौपाइयाँ सूरदास जी के भजन की वजह से थीं। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त जी लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर भी विवश हुए। हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। राजा शिव प्रसाद जो है शिक्षा विभाग में नहीं आए थे पर विद्या व्यसनी होने के कारण उन्होंने बहुत सारे जो है अपने फ़र्ज़ निभाए। बनारस अखबार निकाला और नौ शिक्षितों में उर्दू जो है पढ़ने की भाषा हो गई। जिस तरह आज अंग्रेज़ी बोलबाला है उसी तरीके से उर्दू उस समय चलने लगी और फिर ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद काशी में ही एक दूसरा पत्र सुधाकर बाबू तोताराम मित्र ने निकाला जो है सुधाकर काशी से ही। उसके बाद एक और है मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंधन से बुद्धि प्रकाश भी निकला। बुद्धि प्रकाश का उदाहरण भी दिया है इन्होंने। फिर आगे विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा अच्छी तरह चल पड़ी। तो यहाँ हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बन जाने पर भी विक्रम की 20वीं जो है शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली गद्य परंपरा की हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उनमें पुस्तकें छपने लगीं। परंपरा जो है विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले ही कह रहे हैं शुक्ल जी, जो अखंड परंपरा थी हिंदी साहित्य की वो शुरू हो गई, जो 1860 से कह रहे हैं कि 57 तक जो थी नहीं चल पाई थी। अब यहाँ पे जो है हिंदी विरोध की जो चेष्टा थी वो बराबर चल रही थी, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ां थे, लेकिन उनके सामने हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद भी खड़े थे जो हिंदी के लिए बराबर प्रयास कर रहे थे। गारशद तासी एक तो बार बार ये भी कह रहे थे कि उत्तर के मुसलमानों की भाषा हिंदुस्तानी उर्दू, पश्चिमोत्तर की सरकारी भाषा नियत की गई। मतलब हिंदी नवीस और फारसी नवीस, ये सारी चीज़ें कह रहे थे बार बार। और ये भी कह रहे थे कि यद्यप मैं उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी भाषा को भाषा या बोली नहीं कहनी चाहिए। कुल मिला के गारशद तासी जो है भाषा के लिए उर्दू के पक्ष में थे, हालांकि दबे शब्दों से जो है हिंदी के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन रही सही कसर गारशद तासी बाद में पूरा ही कर देते हैं। फिर कहते हैं इस वक्त हिंदी की हैसियत एक बोली की सी रह गई है जो हर गाँव में अलग अलग ढंग से बोली जा रही है। तो कुल मिला के ये था। सर सैयद अहमद ख़ां बहुत ही जो है बुराई मतलब कर रहे थे जुमले। तो अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की भाषा हिंदी को स्थान देना ही पड़ा। मतलब कह सकते हैं कि अदालत में भाषा भले ही नहीं दे सके, लेकिन पढ़ाई लिखाई में जो है शिक्षा विधान में देना ही पड़ा। काव्य साहित्य प्रचुर मात्रा में भरा ही था और उसको लेना ही पड़ा। खींचतान के समय राजा लक्ष्मण और शिव प्रसाद जी मैदान में डटे रहे और सर सैयद अहमद ख़ां, गारशद तासी जैसे विद्वानों के सामने भरपूर सहयोग दिया हिंदी को। अब प्रकरण 2 ये क्या था, रिकैप था। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी बढ़ती है और चीज़ें याद रहती हैं। और हमने देखा कि जिस तरीके से विक्रम की 20वीं शताब्दी के पूर्व ही हिंदी साहित्य अपना जो है परंपरा चलने लगी और पुस्तकें ठीक ठाक मात्रा में चलने मतलब कह सकते हैं क्या होगा, मतलब शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं विक्रम की 20वीं शताब्दी से पूर्व ही तो साहित्य की परंपरा जो है अबाध रूप से शुरू हो जाती है, मतलब पहले ही। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 आविर्भाव। अभी तक हम विकास पढ़ रहे थे, अब हम आविर्भाव पढ़ लेते हैं। गद्य साहित्य का आविर्भाव प्रकरण 2। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कराए हैं। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू लिखी जाने लगी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कराए हैं। संवत 1913 अर्थात बलवे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। संवत 1913 में
राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर हो गए। अब देखिएगा किस तरीके से सर सैयद अहमद खां का मुकाबला करते हैं। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमान का जोर था, जिनके मन में भाखापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े, तो इस मतलब एक भाषा सीखने से। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था, जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ अरबी फारसी के शब्द भी आएँ। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें भी नहीं थीं। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित लाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तक लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ लिखीं, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कूड़ा। तो शिव प्रसाद जी ने कई प्रयत्न किए हैं, बहुत अपने दोस्तों को भी अपने साथियों को भी काम में लगाया, जैसे श्रीलाल हैं, पंडित वंशीधर हैं, और ख़ुद भी कहानियाँ लिखने में लग गए। और उन्हें पता था कि कुछ कुछ शब्द अरबी फ़ारसी के भी जो चलते हैं उनको भी रखा जाए। संवत 1909 से 1900 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। तो ये 1900 से संवत 1919 के बीच में पंडित वंशीधर ने, जो आगरा के नॉर्मल स्कूल में मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला, जिसका हिंदी कॉलम का नाम भारत खंड मित्र और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। तो उनकी लिखी पुस्तकों के नाम जो हैं वो हैं पुष्प वाटिका, गुलिस्तां के एक अंश का अनुवाद है, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक है, इसीलिए इसको जीविका परिपाटी कहा गया है, जगत वृत्तांत। और पंडित जो है श्रीलाल ने भी 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारशा ततासी ने इन्हें, ये देखिए, श्रीलाल ने कई पुस्तक पत्र मालिका बनाई, गारशा ततासी ने इन्हें कई पुस्तकों का जो है लेखक कहा है। तो ये ध्यान रखना है, श्रीलाल को कई पुस्तकों का लेखक कहा है। तो इस तरीके से अरबी फ़ारसी शब्दों को भी अपनाया राजा शिव प्रसाद ने, क्योंकि उस समय सब हिंदी को जो है हिंदी सवाल का जब आता है तब मुसलमानों से मुश्किल ज़बान कहकर विरोध करते हैं। इसलिए शिव प्रसाद जी ने सोचा थोड़ा सा अरबी फ़ारसी का शब्द रहेगा तो थोड़ी आसानी रहेगी इसको जनता में व्यापक जगह बनाने के लिए। बिहारी लाल ने गुलिस्तां के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। तो बिहारी लाल हैं। पंडित बद्रीलाल जो है ने डॉक्टर बैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया। बहुत सी कथाओं को काट छाँट की। उसी वर्ष सिद्धांत सगरा न्याय उपदेश पुष्पावती नाम की 2 और पुस्तक निकली। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखीं वे बहुत ही चलती हिंदी में थीं। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबों इतिहास, तिमिर नाशक आदि में दिखाई पड़ा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि राजा साहब अपने पहले की पुस्तकों में भी वैसा ही करते थे अरबी फ़ारसी के शब्दों का मेल। ये तो इनकी मजबूरी थी कि जो इन्होंने राजा भोज का सपना, वीर वृत्तांत, ये सारी चीज़ें लिखीं, उनमें इनका ज़रूरी था कि इनको लिखें। जैसे कि पिछली किताब इतिहास तिमिर नाशक में आदमी दिखाइए, उदाहरण के लिए राजा भोज का एक अंश दे रहे हैं। वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा की कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही काँप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पाँव पर अपना सिर नवाते।
तो ये उदाहरण दिया है। मानव धर्मसार में भाषा में अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। इसका पता इस संस से लगता है कि मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है, उसको कोई भी हिंदू अप्रमाणित नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औषधि समझना चाहिए। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्म शास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अतिमान्य है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात यह है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य का उसके जो है विरुद्ध करें। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें जो है सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो स्थान तो नहीं ही दिला पाएंगे, क्योंकि अगर वो दोनों चीज़ों में पुस्तकें लिख रहे थे, संस्कृत गर्भित में भी और अरबी फारसी शब्दों के स्वच्छंद प्रयोग का भी, तो उन्होंने देखा होगा कि किसके ज़्यादा पाठक हैं, और उस समय हिंदी को जो बचाना था उसके लिए उनको यही एक रास्ता समझ में आया, इसलिए वो उसके पक्षपाती हो गए। यद्यपि अपने गुटका में साहित्य की पुस्तक पाठ्य पुस्तक थी, गुटका में जो उनकी साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का आदर्श बनाए रखा, पर 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, मुझे तो जो समझ में आता है यही कारण रहा होगा। या तो कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। दोनों ही रीजन थे, क्योंकि जब हम देखेंगे कि भारतेंदु युग में भारतेंदु भी जो है अंग्रेज़ों की डर से, या कह लीजिए कि उनका दबाव, क्योंकि वो पुस्तकें जो है जब्त कर लेते थे, बंद करवा देते थे, कितने प्रिंटिंग प्रेस पुस्तकों। तो राजा शिव प्रसाद पे भी जाहिर सी बात है, एक तो जनता का रुख, ऊपर से मुसलमानों का जो दबाव, अंग्रेज़ों का दबाव, तो इन सब को देख कर उन्होंने ऐसा किया होगा। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, दोनों ही हम कह सकते हैं। हो सकता है कि अंग्रेज़ों का कम दबाव रहा हो, मुसलमानों और शिक्षित जो प्रवृत्तियां थीं, जिस ओर झुकी थी, उसका भी नैतिक दबाव रहा हो, तो दोनों हो सकता है। ठीक समझेंगे। जो हो, 1917 के उपरांत इतिहास भूगोल आदि की पुस्तक राजा साहब ने लिखी, उसमें बिल्कुल भाषा जो है उर्दूपन लिए हुए है। इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 में अंग्रेजी की भूमिका में जो संवत 1864 में लिखी गई, राजा साहब ने साफ लिखा कि मैंने बैताल 25वीं भाषा का अनुसरण किया। I may be pardoned for saying a few words here to those who always argue the, तो ये जो है words unique cut place and fashion those across expansion which can be tolerated only among the rustic population। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें थी। एक्सक्लूजन ऑफ पर्सन्स, तो ये उदाहरण उन्होंने दिया। तो आगे लिखते हैं, आचार्य शुक्ल जी की लल्लूलाल जी के प्रसंग में कहा जा चुका है, बैताल 25वीं की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेखों में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े, तो राजा साहब ने क्या कहा कि हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम और खान पसंद हो, अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण देख लीजिएगा। आगे है, भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया, उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति की परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। अच्छा लिखा। और भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी योग होता है। जैसे मतलब उस देश के प्रकृति का, आचार व्यवहार का, उसी तरीके से साहित्य में जो परंपरा चली आ रही है, उन्हें उनके शब्दों का भी प्रयोग होता है।
संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा को जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता रहा था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतरना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो लोगों को खटकी तो होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे आए और उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरा से निकाला। 1919 में अभिज्ञान शकुंतला का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा जो है हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर लोगों की आंखें खुल गईं। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुसुईया हौले प्रेमलता से, सखी मैं भी इसी सोच में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट में कहती है कि महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जिया पूछने को चाहता है कि तुम राजवंश के भूषण हो, इत्यादि इत्यादि। कुल मिला के बता ही दिया है सारी चीज़ें। यह भाषा ठेठ सरल होते हुए साहित्य के चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्दों लिए हुए हैं। रघुवंश के गद्य अनुवाद प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने अपनी भाषा के संबंध में अपना मत प्रकट किया। राजा लक्ष्मण सिंह कहते हैं किसमें, रघुवंश के प्राकथन में। तो रघुवंश में लिखते हैं, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के आते हैं, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए, और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी शब्द भरे हों। तो हम उर्दू को हिंदी नहीं कहते, तो उर्दू वाले हिंदी को हिंदी ही रहने दें। ये चीज़ें थीं। आगे अब जो है, अब भारत की देश भाषा के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 इंग्लैंड में हुआ था। तो इस तरीके से मतलब राजा लक्ष्मण सिंह की वजह से इंग्लैंड में भी और बहुत सारे लोगों का ध्यान गया अच्छी तरह से। और फिर फ्रेडरिक पिंकार्ट हैं, इनके बारे में इन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी जो थी, WH एलन एंड को, ये जो वाटरलू प्लेस मॉल के पास के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। तो ये जो छापा खाना था बहुत ही प्रसिद्ध था कहाँ का, लंदन का। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। तो फ्रेडरिक पिंकार्ट का नाम है, ये प्रश्नों में भी पूछा गया है। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट जो है साहब लड़कपन से ही सुनते आए थे। इन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छापने लगे। तो दोनों भाषा में इन्होंने ऐसा अधिकार प्राप्त किया कि लेख और सब कुछ में, यद्यपि उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया कि यहाँ की परंपरागत प्रकृति भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर उसी की सेवा में, हित साधना में मतलब तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतीय इंतकाल में की जाएगी, मतलब पिंकार्ट की रचना। तो इनको बहुत ही ज़्यादा महत्व देना है। आगे कहेंगे, अब आगे पढ़ लेते हैं। संवत 1947 में उपर्युक्त एलन जो कंपनी है के संबंध में तोड़ा और गिलवर्ट एंड रिविगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री नियुक्त हुए। और उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आइन सौदागरी, जो पत्र है आइन सौदागरी, उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंकार्ट साहब करते थे। ये उर्दू में निकलता था। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे, और लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान
आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। तो जो पिंकार्ड साहब थे ये बराबर पत्र व्यवहार इन सब लेखकों से करते थे। लक्ष्मण जी हो गए, हरिश्चंद्र जी हो गए, इन सब से। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ड साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों के लेख लिखकर भी बराबर दिया करते थे। संवत जो सन जो है 1895 में री या घास जिसके रेसे अच्छे कपड़े बनते थे कि खेती प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर से ऊपर ही यहाँ रहकर लखनऊ में उनका देहांत हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। तो पिंकार्ड साहब का पूरा ये ब्यौरा था एक पेज में, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगाते हैं उन्होंने। तो आगे लिखते हैं कि संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तब उसकी भाषा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए पिंकार्ड साहब, और उसका एक सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली पद्य की भूमिका के रूप में लिखा। देखिए उसमें क्या कहते हैं। तो इस पद्य में इन्होंने लिखा कि फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू यह हिंदुस्तानी की अदालती भाषा बनाए रखे जाने के कारण बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है ऐसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव मतलब उनका उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा आदर्श हिंदी ही रखा, ये ध्यान रखना है। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी और के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला नाटक का भी बहुत सारा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ। 1919 और 1924 संवत के बीच कई संवाद पत्र निकले। प्रजा हितैषी का उल्लेख जो है हो चुका है। और संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आगरा सिकंदरे से निकला, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी लोकमित्र की। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू में निकलने लगा था, कुछ भाग हिंदी के भी मतलब लेख भी रहते थे। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी के किसी न किसी रूप में रक्षा कर ही रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना है। संवत 1920 से 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई भी। नवीन बाबू जिस तरीके से राजा शिव प्रसाद जी ने अपने साथ के लोगों से तैयार करवाई, ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ के कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार करने में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रसार के साथ समाज सुधार आदि के उद्योग भी बराबर करते रहे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी उसका उल्लेख पहले हुआ मतलब किया जा चुका है। हाँ, तो जिस तरीके से ईसाई राजा राम मोहन राय और बहुत सारे लोग आए आगे, उसी तरह नवीन चंद्र राय ने ब्रह्म समाज के सिद्धांत के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं निकाली। संवत में अगर कहें सन 1867 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। अब हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ा जिस प्रकार राजा शिव प्रसाद को। विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा भी स्थापित की। संवत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खां ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए लिखा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। इसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए गए हैं, पद्य भी भर दिए गए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी की कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है।
तो इस तरीके से नवीन पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय ने काफ़ी हद तक जो है चीज़ें कहीं और बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बातें कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन कारशाद अतासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। तो किसने कहा? कारशाद अतासी ने कहा कि ये नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगे थे कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना जो है चाहा। बेम्स साहब को हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी और आर्यों ने आकर इसका नाश किया और जो बचे शब्द रह गए उसकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकला। इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ तरह की बातें करते रहे। इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा किस तरीके से हिंदी खड़ी बोली संघर्ष करते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। उस समय मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ, उसकी वजह से अरबी फ़ारसी उर्दू से संघर्ष किया। फिर अंग्रेज़ी की प्रतिष्ठा हो जाने से, अंग्रेज़ों के आ जाने से अंग्रेज़ी से भी जो है क्या कहते हैं कंपटीशन करना पड़ा और वो अंग्रेज़ी से जो चीज़ें थीं, जो भी समस्याएं थीं, वो आज भी है हिंदी की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। और सच में कहें तो आज तक हिंदी संघर्ष ही कर रही है अंग्रेज़ी से। हालांकि उर्दू अरबी फ़ारसी अलग हो गई क्योंकि उसके लोग चले गए, लेकिन अब हाँ परिस्थितियाँ अब कुछ अंग्रेज़ी के पक्ष में ज़्यादा हैं। तो ठीक है, सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज़ अधिकारियों पर कितना प्रभाव था पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैवल साहब ने अपनी राय जाहिर की, यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि ऐसा कि बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़े। इस राय में कारशाद अतासी को बड़ी खुशी के साथ प्रवचन में शामिल किया गया। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन संवत 1925 में यह विवाद हुआ कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को। तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले। उन्होंने कहा कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ है कि अधिकांश जनता, विशेषता गाँव की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में किसी न किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहें और कुछ लोगों ने कहा भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर कारशाद अतासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। बताइए, इलाहाबाद में उपहास हो गया। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने में तासी साहब खड़े हुए। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा तब उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा। मतलब नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कह रहे हैं, हिंदी को भद्दी बोली कह रहे हैं, जिसके अक्षर भी सुडौल नहीं लगते। शिक्षा के आंदोलन के साथ साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन के देश में पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी की शुरुआत की ओर नवशिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद को लेकर खड़े हुए। संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि व्याख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में होते थे। स्वामी जी अपना सत्यार्थ प्रकाश भी जो है हिंदी आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी आगे लिखते हैं, स्वामी दयानंद ने संवत 1922 सन 1865 में आर्य समाज की स्थापना की। ये देख लीजिएगा कि सही लिखा है या नहीं। संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा को पढ़ना आवश्यक ठहराया। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य भाषा हिंदी को कहा है।
संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क में पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है वह इन्हीं की बदौलत। आर्य समाज का पंजाब में बहुत ज़्यादा संवत 1910 के लगभग ही यह विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान श्रद्धा राम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। पंजाब में भी काफ़ी जो है चीज़ें हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथला पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों पर घूम घूम कर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और वक्तृताएँ देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथा सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और सहस्र आदमियों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत ज़ोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएँ स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखीं, पर अपनी पुस्तकें हिंदी में ही लिखीं। उर्दू में भी कुछ लिखीं और अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा। बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे। वेद शास्त्र यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की सी बहुत सी बातों का विरोध भी बराबर करते रहे। यद्यपि बहुत सी बातें कहे और लिख जाते जो कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती। कुछ लोग इन्हें नास्तिक कह देते थे, पर जब तक जीवित रहे सारे पंजाब में उन्होंने धर्म का स्तंभ समझते रहे। आगे लिखते हैं, पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे हिंदी गद्य में। तो बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी की भाषा के प्रचार में जब बराबर लगे रहे। 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी गद्य अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, व्याख्यानों का संग्रह है, उपदेश सतोपदेश इसमें दोहे हैं इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने एक बड़ा जीवन चरित्र 1400 पृष्ठों का लगभग लिखा जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम से एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में लिखा उन्होंने, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई। अपने समय के सच्चे हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक थे और 1938 संवत में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला, भारत में भाषा के 2 लेखक हैं, एक काशी में दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। और अब आगे देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद आम फहम और खान पसंद भाषा का उपदेश देते ही रह गए। उधर हिंदी अपना रूप आज स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ने भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावता जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेकर चला आ रहा था। गद्य के जो है नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था। जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देसी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था, तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुकता। सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देसी भाषाओं ने अपनी नाता हिंदी से कैसे तोड़ सकती है। जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देसी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं, तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है तो आश्चर्य की क्या। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते थे। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत की कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत के कुछ संचित शब्द मिले, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती है। राजा लक्ष्मण सिंह के समय में हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी।
अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता के रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हुई। हाँ, इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकरण 2 में आचार्य शुक्ल जी ने जो है 7-8 लेखकों का उल्लेख किया और काफ़ी जगह मतलब दी एक रचनाओं में। इनमें राजा शिव प्रसाद के बारे में हमने पढ़ा, लक्ष्मण के बारे में पढ़ा, पंडित श्रीलाल, पंडित बंशीधर, फेडरिक पिंकार्ड जो कि इंग्लैंड में थे, उन्होंने वहाँ से कितनी सहायता की, और बाबू नवीन चंद्र राय पंजाब में, दयानंद जी ने पंजाब में कई जो है चीज़ें निभाई, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं चीज़ें की। तो कुल मिला के प्रकरण 2 में कितना संघर्ष किया राजा लक्ष्मण जी ने, स्वामी दयानंद ने, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने, नवीन चंद्र राय जी ने पंजाब में, वो हमने देखा और इस तरीके से चीज़ें चली। अब हम देखेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा, किस तरीके से परंपरा विकसित हो गई हिंदी साहित्य की, वो उसका प्रवर्तन होता है। मतलब परंपरा फिर चलती ही रहती है, जैसे भारतेंदु, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगति प्रयोग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से परंपरा का प्रवर्तन होता है। अब इसका हम प्रथम उत्थान देखेंगे जो संवत 1925 से 1950 तक है, और इसका प्रकरण 1 है गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय। तो चलिए अब परंपरा का हम सामान्य परिचय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ हैं, तो एक वीडियो में हम रखेंगे आज।